नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के टॉप 51 प्रश्नों पर बात किया जाएगा। हाँ दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, यदि शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको लगेगा कि आज उन प्रश्नों को आप लोग सीखे हैं जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, एक कोटेशन क्या लिखा है, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हाँ दोस्तों, जहाँ तक संभव हो तो अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का वजह खुद ही मानना चाहिए, मतलब खुद पर ही लगाना चाहिए, न कि दूसरों को। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यदि दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए तो आपको आज ऐसे प्रश्नों के बारे में पता चलेगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग अपना यदि मतलब प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कि सर इस 51 प्रश्नों में से मेरा इतना सही हुआ। और इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और किस सब्जेक्ट पर चाहिए, मतलब कि उस सब्जेक्ट का बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। आइए करते हैं हम लोग शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। यह प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्या, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। दोस्तों साइड से भी हम लोग बस ज़्यादा नहीं, एक दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न को भी जानेंगे। देखिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, बस इसे आप लोग सुनते रहिए। किसको, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है क्या, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किसमें होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है पिछड़े पिछड़े राष्ट्र के रूप में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विकसित राष्ट्र के रूप में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विकासशील राष्ट्र के रूप में। और चौथा कह रहा है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आर्थिक विकास के दृष्टि से भारत की गिनती किसमें होती है, तो विकासशील राष्ट्र के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, विकासशील राष्ट्र के रूप में। आइए कुछ और जानते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। हाँ दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। बस दो चीज़ को समझिए यहाँ पर, क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्ति का और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का। ठीक है, आइए फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करें। देखिए क्या कह रहा है क्या, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। अब बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। तो जब बंद अर्थव्यवस्था होगा तो क्या होगा, न निर्यात होगा और न आयात होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है क्या, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि में कह रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। देखिए कुछ और जानते हैं, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है। तो मार्शल ने दिया। यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है, क्या उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत मार्शल ने दिया है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। हाँ दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन सेवाओं को शामिल किया जाता है। बस आप इतना याद रखें या सुनते रहेंगे तो आपको लास्ट होते होते बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न आज तैयार हो जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। हाँ दोस्तों, क्या मानव विकास सूचकांक HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स, महबूब अल हक। तो देखिए HDI किसकी देन है। तो महबूब अल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, महबूब अल हक। ठीक है, आइए हम लोग छठवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए। कह रहा है क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या होता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम नीचे बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी। अब देखिए कह रहा है किसी देश की आर्थिक विकास के बारे में बात कर रहा है, तो किस किस पर निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधन पर भी विकास करता है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ दी है हमको उस पर भी हमारे देश का विकास निर्भर करता है। पूंजी पर भी करता है और बाजार के आकार पर भी करता है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ और जानते हैं हम लोग। देखिए आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। किसको लिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करता है। कौन सा। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। कह रहा है क्या, डॉक्टर बिमल जालाना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, P चिदम्बर। तो देखिए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आइए फिर कुछ और देखते हैं, यानी अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग अपने प्रश्न के उत्तर को काउंट करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमने इतना सही किया है। देखिए आगे क्या दिया है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है घटता जाता है। तो क्या होता है, तो देखिए जिस अर्थव्यवस्था का विकास होगा उसमें तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा और प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान घटेगा। यानी कि क्या इसमें केवल पूछा है कि सेवा क्षेत्र का, यानी कि बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ और जानते हैं। देखिए कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और जानिए, मानव विकास सूचकांक जब अभी हम लोग पढ़े HDI की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। केरल राज्य में बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। हाँ दोस्तों, केरल राज्य में बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न। कह रहा है क्या, अभी हम लोग ने जिसके बारे में पढ़ा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए किसकी स्थापना की बात कर रहा है, तो CSO। तो इसकी स्थापना क्या 1950 में हुई थी, क्या 1951 में, या 1952 में, या 1956 में। तो इसकी स्थापना आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप लोग को कभी भी लिखने का अवसर मिले, कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर या बोलने का अवसर मिले या किसी को समझाने का अवसर मिले, तो आप लोग इस अवसर को कभी भी छोड़िएगा मत। देखिए बोलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का क्या होता है, तो विकास होता है, और समझाने से भी। तो दोस्तों कभी भी ऐसा अवसर यदि आपको मिलता है या खुद ही आप अवसर बनाएं, तो यह एक बेहतर तरीका होगा तैयारी की, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन यानी ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है। कह रहा है क्या, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनालडे, ठीक है। तो देखिए ड्रेन ऑफ मतलब द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत किसने, दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, दादा भाई नौरोजी। आइए कुछ और जानते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो विकासशील है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो आयात निर्यात दोनों बंद हो जाता है। कुछ और जानते हैं। फिरोजाबाद जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत में सुपारी, क्या दोस्तों सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। देश में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो असम में होता है। लकड़ी काटना कह रहा है कि कौन सा व्यवसाय, प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। तो लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय है, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस PDF को इस माध्यम से सेट किया गया है, यानी इस तरीके से सेट किया गया है कि आपको लास्ट होते होते ये प्रश्न भी मतलब कि तैयार हो जाएंगे। आप लोग को अब लग रहा होगा कि ऊपर जो पढ़े हैं वो हमारा तैयार हो गया है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भागा दिया जाता है किससे, देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या, देश की कुल जनसंख्या से, इतनी यानी कि जितनी देश में पॉपुलेशन है उससे क्या किया जाता है, तो
डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है हम लोग के सामने, क्या ग्रेशम का नियम, हाँ दोस्तों, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? कह रहा है क्या उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन से, घाटे की अर्थव्यवस्था से दोस्तों तो याद रखिए ग्रेशम का नियम किससे, तो मुद्रा की प्रचलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या मुद्रा की प्रचलन से क्या संबंधित है, तो ग्रेशम का नियम। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे कुछ देखते हैं और एक दो बातों के और यहाँ पर सीखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग अपने टाइम को बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो थर्मल ऊर्जा का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांध को क्या आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो बड़े बांध को। ठीक है, अब देखिए जस्ट टू इट नाई की मशहूर पंच लाइन है। ठीक, किसकी, तो नाई की है। अब एक यहाँ पर और देख लीजिए, अब देखिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना यूके के सहयोग से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करना, ये पुरानी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है दोस्तों, तो पुरानी, यानी कि पुरानी मुद्रा को समाप्त करना क्या कहलाता है? अब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है, मुद्रा संकुचन कहलाता है, मुद्रा स्फीति कहलाता है। दोस्तों बताइए, इसका उत्तर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ अभी हुआ था, जबकि रातों रात नई नोट को पुरानी नोट को बंद करके नई मुद्रा आई थी, तो उसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो विमुद्रीकरण कहते हैं। अगर आप लोगों में से जिनको पता है कि विमुद्रीकरण किस डेट को हुआ था, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका उत्तर दें। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? अब देखिए कीमतें लगातार बढ़ रही है तो मंदी होती है, अति उत्पादन होता है, मुद्रास्फीति होता है, मुद्रा अस्फीति होता है। तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या मुद्रास्फीति। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1, M2, M3, M4। तो कौन सी मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी है, तो M1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या M1। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या अवमूल्यन शब्द का अर्थ है क्या अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। दोनों ऑप्शन एक ही लिख दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? एक बार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो कितनी बार दोस्तों, तो अब तक 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक है, और आप लोग बताइए दोस्तों कि पहला कब हुआ था? देखिए नीचे प्रश्न भी दिया है
कि भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949 में, 1966 में, 1991 में, 1994 में। तो कब किया गया था? तो 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में किया गया था। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या? कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? कह रहा है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जिसकी स्थापना कब? 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है क्या? भारत में, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यानी कि 23 नंबर। क्या कह रहा है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कह रहा है क्या? देखिए दिया है क्या? कह रहा है दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुंबई। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? मुंबई। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्या दिया है? कह रहा है क्या कि सूरत के निकट हजारी में स्थित कृभको का हजारी उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। पूछता है दोस्तों किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अब देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? तो यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना, यह रिजर्व बैंक का कार्य है। मुद्रा योजना बनाना, यह भी रिजर्व बैंक का कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, यह भी आरबीआई का कार्य है। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यह आरबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कह रहा है क्या? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। तो क्या होता है? जुलाई से जून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लेखा वर्ष जुलाई से जून होता है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है बैंकिंग लोकपाल। हाँ दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, बसों नहीं है, बैंकों हैं। बैंकों के लिए बैंक ऋण का प्रभारी है। फिर कह रहा है ऋण के लिए ब्याज पर निर्धारित करता है, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, बैंकों की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। तो बैंकीय लोकपाल का क्या काम है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से क्या रेपो दर यानी का सही अर्थ दर्शाता है? अब देखिए, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंक द्वारा आरबीआई से उधार देने की दर, बैंक द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर। देखिए तो क्या रेपो दर क्या होता है? तो बैंक द्वारा आरबीआई के रुपया उधार लेने की दर।
यानी कि जो बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं उस पर जो दर लगता है उसे क्या कहते हैं, तो रेपो दर कहते हैं। और रिवर्स रेपो क्या होता है, तो बैंक अपना पैसा रखेगा और आरबीआई जो दर देगा वह रिवर्स रेपो दर होता है। आइए फिर हम लोग आगे कुछ देखते हैं। अब देखिए जूट के समान का एक केंद्र पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या, भारत विश्व में मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर, यानी कि मछली में उत्पादन में हम लोग का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अब देखिए भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम, देखिए गन्ना वाला पूछ लेता है तो सबसे ज़्यादा किस में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में। कौन सा दोस्तों, तो पहले उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है, एजेंट, मालिक, लेनेदार, देनेदार। तो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है, तो ग्राहक बैंक का देनेदार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर 29, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसने हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के, आरबीआई के गवर्नर के, वित्त मंत्री के, सचिव वित्त मंत्रालय के। तो देखिए 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से, हार्ड मनी, इजी मनी, सॉफ्ट मनी, प्लास्टिक मनी। तो क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कोटेशन दिया है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 30 प्रश्न को इतने कम समय में और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखा है और आगे ही देखेंगे। तब तक एक छोटा सा कोटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता, हाँ दोस्तों क्या आप लोग वो खेल नहीं खेलते जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिक्स हो। हाँ दोस्तों क्या, जब रिक्स होता है तब ही गेन होता है। यानी कि दोस्तों जीवन में कुछ भी करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो रिक्स लेना पड़ेगा। विदाउट रिक्स नो गेन। तो रिक्स के लिए क्या करना होगा, यानी कि गेन के लिए क्या करना होगा, यानी कुछ पाने के लिए क्या करना होगा, तो रिक्स लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, यानी अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी बार बार पूछा जाता है। तो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। तो किस में है यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है। तो कह रहा है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो किस में है, तो यह कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और जान लेते हैं। अब देखिए कोयम्बटूर किसके लिए, तो सूती वस्त्र के लिए। राउरकेला किसके लिए, तो लौह इस्पात के लिए। कपूरथला किसके लिए, तो रेल डिब्बा के लिए। बरौनी किसके लिए, तो तेल शोधन के लिए। हाँ दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल डिब्बा, बरौनी तेल शोधन। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है। मतलब कहाँ है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो रावत से रावत और र से राजस्थान, यानी कि रावत राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है,
तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कल्पक्कम परमाणु उपकेंद्र उपक्रम स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, यह तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तो देखिए कल्पक्कम कहाँ स्थित है, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। आइए फिर आगे देखते हैं, कह रहा है क्या, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो कौन सा है? तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो तमिलनाडु। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पंचवर्षीय योजनाओं की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? देखिए दोस्तों, पहले जो पंचवर्षीय योजना बनती थी, अब तो नीति आयोग आ गया है, तो इसका आयोजन कौन करता था? तो वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। तो पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? पॉल एन सेमुएल्सन, गुनार मिडल, एच लिचेंस्की, जेके मेहता। तो देखिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सबसे पहले किसने? तो गुनार मिडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, गुनार मिडल। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे था कब? 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो भारत में योजना अवकाश कब? 1966 के सूखे के पश्चात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, कि 1966 के सूखे के पश्चात। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता निम्न में से सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और इनमें से सभी। तो हाँ दोस्तों, यह सभी सही है, यानी क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास से, पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल, सेमुएल्सन मॉडल, महालोबनिश मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किस पर? और इसमें सबसे ज़्यादा किसके विकास में? तो कृषि के विकास में के लिए कार्य किया गया था। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए फिर यहाँ पर एक पूछ दिया क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN गार्डिल, BKRV रावा, PC महालोबनिस, CL वकील। तो किसने? PC महालोबनिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसमें ऐसे ही टॉप 51 या 75 ऐसे ही करके प्रश्नों का एक एक वीडियो
मतलब कि सारे सब्जेक्ट के होंगे और किसी सब्जेक्ट के 2 भी हो सकते हैं। यदि इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो हैं उसे आप देख लेते हैं किसी भी पेपर को देने से पहले, तो आपको बहुत से प्रश्न इसमें से सेम के सेम लड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, सेम के सेम लड़ जाएंगे, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार रिपीट होते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक बार किसी भी पेपर को देने से पहले इस श्रृंखला के सारे वीडियो को देखें, आप लोग को मतलब कि ज़रूर ही लाभ मिलेगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? आत्म पोषित विकास, गरीबी उन्मूलन, समाजवाद की स्थापना, रोजगारोन्मुख विकास। तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या उसका मुख्य क्या था? तो आत्मपोषी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात आप लोग बताइए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर एक बार लिखिए, ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है क्या? इंदिरा योजना, मेहता योजना, गार्डइल योजना, कामराज योजना। तो क्या कहा जाता है? गार्डइल योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच, हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, चेन्नई और गुंटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। तो कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुंबई और ठाणे के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है क्या? मुंबई अहमदाबाद के बीच, मुंबई हैदराबाद के बीच, मुंबई नई दिल्ली के बीच, मुंबई पुणे के बीच। तो किसके बीच? मुंबई और अहमदाबाद के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? मुंबई और अहमदाबाद के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रकाश सिंह कौर, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब विश्व स्तर पर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और जब भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको इसका PDF भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था की गई है, उसकी भी व्यवस्था है क्या? तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? कह रहा है क्या, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन, इनमें से सभी। तो किसमें? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी, यानी कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में भी, दुग्ध में भी, गन्ना एवं चीनी के भी उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सोयाबीन की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का ये देखिए 50वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि 50 नंबर पर प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फलों की खेती एग्रोनोमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो देखिए सब्जी की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, ओलोरिकल्चर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपना भी कर्तव्य करें, इस वीडियो को लाइक करिए, और आप लोगों में से जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। आइए हम लोग 51वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्या? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है इलाहाबाद में, फैज़ाबाद में, कानपुर में, इंदौर में। तो कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम लोग का इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों देखिए, आप लोगों को यदि शुरू से बने होंगे तो इस वीडियो से आप लोगों के पास बहुत से प्रश्न ऐसे आ गए होंगे जो आप लोगों को भी लग गया होगा कि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों यदि आप लोग को पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करिए, और आप लोगों में से जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, और आप ये भी बताएं कि इसमें से मतलब कि ये 51 प्रश्न है, इसमें से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने उत्तर मतलब कि अपने मन से सही सही टिक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कोटेशन क्या दिया है, पतझड़ हुए बिन पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिन अच्छे दिन नहीं आते। हाँ दोस्तों यह एक बहुत बड़ी बात है कि जब पतझड़ होगा तभी नए पत्ते आएंगे, और कठिनाई और संघर्ष होगा। क्या दोस्तों? कठिनाई और संघर्ष होगा तो क्या आएंगे? अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों सपोर्ट के लिए बस आप इतना कर दीजिए, क्या क्या? तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों हम लोग मिलेंगे और एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आराम से इस वीडियो को जब भी पेपर देने जाइए तो इस श्रृंखला में जितने भी वीडियो है उसे आप लोग एक बार रिवीजन करके जाइए, आप लोग को निश्चित तौर पर ही लाभ मिलेगा। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।